Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are very good and you all have gone through my two chapters of economy in which आपको first chapters में मैंने बातें की development की and in the second chapters I have talked about different sectors of the economy. I have given enough time for you also so that you can go through all my lectures very clearly एंड आई होप आप सब लोगों ने देखा भी होगा. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ गो थ्रू द टू लेक्चर्स of economy. And today we are going to start a new chapter, that is the money and credits. About this chapter I will tell you that this chapter is not only important for your syllabus, आपके syllabus के लिए ये important बस important नहीं है, but इसके अलावा this will improve your financial knowledge in your lifetime. ये आगे आपके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है. आपको अपने फाइनेंस को किस तरह से रखना है उसमें भी मदद करेगी. एंड यू विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम इन आवर कंट्री. बैंक के सिस्टम को आप जानोगे. एंड अगेन वन थिंग, इफ़ यू गो इन माई प्ले लिस्ट, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ अ बैंक, कि कौन कौन से आपके डिपॉजिट्स होते हैं उसके बारे में मैंने बातें की है. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो and you can watch about that also, but here also I will repeat everything, but for the clarity you can watch that video also. So let's start the video for today. This is the third chapter and we will talking about money and credits. तो इस चैप्टर में सबसे पहले बातें करेंगे मनी की, जो कि आपको मालूम है मनी मीन्स पैसा. इन द इकोनॉमी वी नीड टू टॉक अबाउट द मनी. एंड सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द क्रेडिट्स. क्रेडिट्स का मतलब आपको मालूम है कि क्रेडिट्स का मतलब होता है लोन, कर्ज. इट मीन्स दैट हमारे देश के अंदर आप चाहे तो क्रेडिट के ऊपर, आपने सुना होगा अपने आसपास कि क्रेडिट्स के ऊपर काफ़ी काम होते हैं. आप क्रेडिट्स के ऊपर घर बना सकते हो. इसका मतलब आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर्स में कि हम लोग लोन किस किस तरीके से ले सकते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, आप कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरियाज होते हैं, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मनी. तो समझने की कोशिश करेंगे. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. पैसा आप सभी लोगों को इसके बारे में मालूम है और शायद आप मनी को काफ़ी इंपॉर्टेंस भी देते हो. तो ये मनी कहाँ से आया है, क्या क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे. तो द बेसिकली थिंग इज दैट दिस मनी इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इन बातों को आगे समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो आप ये देख रहे हो नोट्स, 20 रुपए का नोट्स, 5 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 2000 रुपए का, ये नोट्स अभी आप देख रहे हो. इट वॉज नोट फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम. तो हमें कुछ इतिहास में जाके बात करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस मनी. ये पैसा जो आज आप पेपर की फॉर्म में देख रहे हो, बेसिकली उसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उस पैसे की. उस पैसे के ऊपर अगर वो एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आरबीआई ने उसे प्रिंट किया है और वो एक लीगल टेंडर है हमारे देश के अंदर. इसीलिए उस नोट्स की वैल्यू, इस पेपर की वैल्यू, अदरवाइज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है. तो मैंने बात किया लीगल टेंडर की. जब आपने मोदी जी का एक स्पीच सुना होगा, जब डीमोनेटाइजेशन आया था, तो मोदी जी ने क्या बोला था, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे. व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट? लीगल टेंडर का मतलब वो 500 और 1000 के नोट अगर आपके पास वो अवेलेबल है भी, तो दैट विल बी नोट वैलिड फ्रॉम दैट नाइट. उसके लिए आपको टाइम दिया गया था कि आप बैंक में वो जमा कर दो और उसके बदले जो लीगल टेंडर है. तो ये लीगल टेंडर की जो बातें होती है, वो जितने भी नोट्स आप देख रहे हो जो कि पेपर के फॉर्म में है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक लीगल टेंडर है. वो किसके थ्रू लीगलाइज किए गए हैं? वो हमारे देश के गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने उनको लीगलाइज किया है. दैट्स वाई देर इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पेपर. दैट्स क्लियर. तो इतिहास की बातें करेंगे. तो स्टार्टिंग में देर वाज अ सिस्टम नॉन एज बार्टर सिस्टम. आप लोगों ने मूवी देखी होगी एक, उस मूवी की बातें बाद में करेंगे. इसके बाद का सिस्टम वो एक्चुअली फर्स्ट बार्टर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे. बार्टर सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम इन व्हिच we exchange some materials by a variety of objects which are present with us like grains, cattle. इसका मतलब अगर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रेन्स हो, कैटल्स हो,
इनको यूज किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस टाइम पे वो ये रुपए जो है, नोट्स जो है, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम पे अनाज हुआ करते थे। कुछ साल पहले तक मुझे भी याद है, गांव वगैरह में अगर आपको कुछ सामान की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ पर 1 kg व्हीट, 1 kg राइस, इफ़ यू विल ब्रिंग दोज थिंग्स टू ए शॉपकीपर, और आप उसको दोगे तो उसके बदले में आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको दिया करते थे। तो दिस वाज द बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम वाज बेसिकली कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप एज अ एक्सचेंज यूज करो, जो भी आपको मटेरियल्स चाहिए उसके बदले में। तो क्लियर है। तो दिस वाज द बार्टर सिस्टम व्हिच वाज, सबसे पहले ये बार्टर सिस्टम ही आया था। तो इस बार्टर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज देयर एक ये क्या है, चमड़े का दुकान करता है, ये चमड़े शूज ये बनाता है। तो ऑब्वियसली है इनके पास शूज अवेलेबल होंगे बट अब इनको खाने के लिए अनाज की ज़रूरत होगी, व्हीट की ज़रूरत होगी, राइस की ज़रूरत होगी। तो इफ़ ही वॉन्ट्स टू ईट व्हीट और राइस, व्हाट ही नीड टू डू। अब कोई एक ऐसा किसान है जो कि खेती करता है, तो अब ये बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होगा कि अगर इसको अनाज चाहिए और इसको क्या है कि अनाज चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये किसान के पास आएगा एंड व्हाट ही विल टेल दैट आई हैव फ्यू शूज, मैं आपको चमड़े के जूते दूंगा और बदले में आप मुझे कुछ अनाज दे दो। इसका मतलब ये चमड़े के जूते इनको देने हैं, इनको किसान को, और किसान उसके बदले में उसको जितना भी व्हीट या राइस वगैरह चाहिए होगा वो देगा। तो दिस इज द बार्टर सिस्टम। बट there was a lot of problems in this system. One by one I will talking about. First of all, very important things which you should know, that is double coincidence of wants. Double coincidence of wants. What is this double coincidence of want? डबल कोइंसिडेंस का मतलब, इस चमड़े के जूते वाले को अगर व्हीट चाहिए तो वो क्या होगा, किसान के पास गया एंड व्हाट ही टोल्ड टू दैट फार्मर दैट आई हैव शूज, please take this shoes and in replacement of that, in exchange of that, give me 1 kg or 2 kg of rice. Okay, but डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर इस चमड़े के जूते वाले को व्हीट चाहिए और इस व्हीट वाले जो किसान है उनको शूज चाहिए, इन दोनों के पास इस चमड़े के जूते जो इनको देने वाले हैं, इनको चमड़े के जूते की ज़रूरत होगी, और इनको इसके पास जो सामान अवेलेबल है जो कि व्हीट और राइस है वो इसको ज़रूरत होगी, तब जाकर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर है। तो दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब दिस टू पर्सन्स विल हैव नीड्स, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो एक दूसरे के पास अवेलेबल होने चाहिए, देन ओनली दैट ट्रांजेक्शन वाज पॉसिबल। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक जूते का और व्हीट का। ऐसे कोई भी मटेरियल्स अगर दो लोगों को, जिनको एक मुर्गा वाला है सपोज, एक सेब, एक माले फ्रूट्स का जिनके पास बगीचा हो, तो अगर मुर्गे वाले को फ्रूट्स चाहिए तो वो फ्रूट्स वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि आप मेरा मुर्गा ले लो, बदले में मुझे सेब दे दो। वो सेब वाले को क्या होगा कि मैं सेब तो दूंगा लेकिन बदले में मुझे मुर्गा ही चाहिए। ये दोनों अगर कोइंसिडेंस साथ में बनेगा तब जाकर ही ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा। अदरवाइज अगर ये किसान बोलेगा कि मेरे को तो 5 जोड़ी जूते पहले से हैं ही, मैं आपका चमड़े का जूता क्यों लूँगा, तो इस बेचारे को व्हीट वहाँ से नहीं मिल पाएगा, फिर ये दूसरे तीसरे जगह घूमने के लिए जाएगा। तो दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप समझ गए। एंड दिस वाज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बार्टर सिस्टम के अंदर जो भी आपके अवेलेबल है मटेरियल्स आपके पास, चाहे वो तो आपके पास सीरियल्स हो, ग्रेन्स हो, या कई बार एज अ कैटल को भी, कॉ को भी यूज किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर उस लोगों को कुछ सामान की ज़रूरत है तो वो कैटल्स कुछ उनके पास रखा करते थे, बदले में वो सामान ले लिया करते थे। तो दिस वाज द बार्टर सिस्टम एंड दिस बार्टर सिस्टम वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दिस वाज द प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। इसके अलावा और भी कई सही तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज दैट कि अभी आपको अनाज आपके पास है, किसी के पास कैटल्स है, तो अब ये पोर्टेबिलिटी इसकी काफ़ी कम है। अभी आपके पास नोट्स होता है तो आप जेब में जितना चाहे उतना रख लेते हो, निकल लेते हो मार्केट को। बट अगर आपको कुछ सामान की ज़रूरत है और पता चला कि ये जो सामान की ज़रूरत इसको है वो बेचने वाला दूसरे गांव में अवेलेबल है, तो उसको आप नदी क्रॉस करके जाना है वहाँ तक सपोज। अब वो क्या करेगा, उस कैटल्स को एक नाव पे बिठाएगा, फिर वहाँ से दूसरे जगह जाएगा, वहाँ जाकर बातें करेगा। तो दिस वाज द पोर्टेबिलिटी वाज वेरी लेस। आप जो चीज़ सामान बेचना चाहते हो
वो चीज़ आपको कहाँ पर अवेलेबल होगा वो पता कर लो। सेकेंड थिंग वाज दैट इट वाज फेसिंग थ्रू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है that should be available to other persons which will sell to that materials to you, तो that was facing through double coincidence of wants। थर्ड थिंग इज क्या है कि अगर ये चमड़े के जूते वाला को अनाज चाहिए तो वो क्या करेगा, इसको बोलेगा कि मेरे पास चमड़े का जूता है वो आप ले लो और बदले में मुझे व्हीट दे दो। तो अब इसको क्या होगा कि मैं इसको एक जोड़ी जूते दे दूं बदले में 2 kg व्हीट राइस ले लो। बट ये बंदा क्या सोचेगा कि मुझे एक जोड़ी जूते ले ले बदले में मैं 1 kg राइस दूंगा। तो ये डिसाइड कौन करता है वो भगवान जाने, कैसे वो लोग किया करते थे। आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ इट कि वो कैसे, जो पुराने लोग होंगे चाहे आपके घर में दादा दादी वगैरह हो तो आप चाहे तो पूछ के आप उनसे पता कर सकते हो कि कैसे उनका ट्रांजेक्शन्स होता था। आई डोंट नो बेसिकली कि कैसे एक टर्म एंड कंडीशंस पे आता होगा कि 1 kg के बदले एक जोड़ी चाहिए कि 2 जोड़ी चाहिए, ये सभी प्रॉब्लम्स है। दिट वाज द वेरी मच टू मच प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम्स। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू, इन अ क्लियर कॉन्सेप्ट टू यू। तो ये था बार्टर सिस्टम्स। अब जब ये सभी प्रॉब्लम्स हुआ तो बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मूवी थी किसकी, ऋतिक रोशन की। उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो मोहनजोदारो जाता है और वहाँ एक मार्केट्स लगे रहते थे जिसमें कि क्वाइंस को दे करके मटेरियल्स लिया जाता था। तो दिस सिस्टम वाज आफ्टर द बार्टर सिस्टम इन विच द क्वाइंस ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर क्वाइंस वेर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप कुछ सामान लेने के बदले में वो आप उसको क्वाइंस दे रहे हो या कुछ सामान लेने के बदले में अपने कुछ सामान दे रहे हो। दैट वाज द बार्टर सिस्टम। दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप उसके एक्सचेंज के बदले में जो दे रहे हो दैट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन द स्टार्टिंग इट वाज द बार्टर सिस्टम इन विच वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद जैसे जैसे मुगल काल, मेडिएवल इंडिया वगैरह आया तब जाकर के क्या होने लगा, कई सारे ऐसे सल्तनत वगैरह हुआ करते जिन्होंने कि आपको पता है कुछ तुगलक थे, उन्होंने सिल्वर क्वाइंस चला दिया, कई बार गोल्ड क्वाइंस चला दिया। तो अब उसका यूज किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब वहां भी जाके प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गए। स्टार्ट कहाँ से हो गए हैं कि अब तो एक तो उसको स्टोर करके रखना प्रॉब्लम्स है क्वाइंस को, दूसरा चोरी होने का डर है, और तीसरा क्या है वो गोल्ड सिल्वर और जो कॉपर से वो इतने वैल्यूबल मटेरियल्स हैं, आप उनको उसमें क्यों वेस्ट कर रहे हो उसको एज ए मीडियम के लिए। क्योंकि आप देखो आज के टाइम पे वो पेपर जो मामूली है उसका अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ही कम रुपीस लगेंगे उसको बनाने में, लेकिन वो जो उनके ऊपर वो लीगलाइज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो गोल्ड सिल्वर और कॉपर्स को यूज आप दूसरे तरह से करो, ऑर्नामेंट्स बनाने में कर सकते हो। तो ये सभी मिसयूज है उनका। तो डेट वाज द थिंग कि ये बीच में क्वाइंस आए और बाद में क्वाइंस की भी चीज़ें खत्म हो गई बाद में, और लास्ट में चीज़ें और हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो वन बाय वन आई विल टेल यू दैट हाउ इट हैज़ इवॉल्व। तो आपको दो सिस्टम मालूम चल गया, वन वाज द बार्टर सिस्टम एंड अगेन द सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड क्वाइंस वेर यूज्ड एंड लेटर ऑन दिस मनी हैज़ कम इन टू फोर्स, एज कम इन टू एक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि मनी का, ये पैसे का इतिहास क्या है। और एक बात, ये बार्टर सिस्टम में एक मैं आपको और हानि बताता हूँ, लॉस बताता हूँ। सपोज कैटल्स का यूज किया जाता है या ग्रेन्स का यूज किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी ना, क्योंकि जो अनाज आज के टाइम पे जो है वो आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक महीने, वो तो खराब हो जाएगा। तो बाद में उसको बेचोगे आप कैसे। जो कैटल्स हैं, चाहे गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, ये सभी जो कैटल्स हैं उसकी वैल्यू तो टाइम के साथ कम होती, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो बूढ़े होते जाएंगे, उसकी वैल्यूज कम होती जाएगी, एक दिन जाके वो मर जाएंगे। तो आप उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज कर सकते हो। तो दैट वन पॉइंट ऑल्सो यू कैन ऐड टू दैट बार्टर सिस्टम, दैट व्हाट वाज प्रॉब्लम इन दैट। तो नो, आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट द बार्टर सिस्टम, अबाउट द क्वाइन सिस्टम। नो वी विल टॉक अबाउट द मनी जो आज के टाइम पे चल रहा है। आज के टाइम पे ये 20 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, तो ये सभी ये जो चीज़ है वो यूज किए जाते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो यू हैव अंडरस्टूड द टर्म ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इट मीन्स दैट मनी कैन एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब क्या है? सपोज मैं ऊपर के एग्जांपल्स लेता हूं। सपोज इस जूते वाले को क्या चाहिए था? अनाज। अब वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जूता बना करके बेचने के लिए बैठ गया। जिनको जूते चाहिए वो उनसे जूते ले लेगा, बदले में उसको क्या देता है? पैसा, कुछ मनी प्रोवाइड किया, सपोज 500 रुपए।
अब ये क्या करेगा, किसी शॉपकीपर के पास जाएगा जहां पर कि अनाज अवेलेबल है, उस पैसे को वहां दे करके अनाज ले लेगा, सिंपल। नो इट हैज सो, और क्या है, सबकी अपनी एक वैल्यू हो गई है। उस जैसा नहीं कि उस टाइम पे एक सोचता था कि मैं एक जोड़ी जूते के बदले में 2 kg अनाज ले लूं या 1 kg ले लूं, ये प्रॉब्लम्स होता था। बट नो द एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। चॉकलेट का रेट क्या होना है, एक पेपर का रेट क्या होना है, एक पेन का रेट क्या होना है, गाय का रेट क्या होना है, होटल्स में आप समोसा खाते हो उसका क्या रेट होना है, हर चीज का रेट ऑफ वैल्यू क्या है, फिक्स कर दिया गया है। तो द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व नो, एंड मनी हैज वर्कड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। I think that everything is clear to you about the money. So the money has now played a very good role in exchange of money. Now I will tell you some evolution about this money. एक एक करके मैं आपको बताता हूँ ये evolution कैसे हुआ है. Today in the today videos we will talking about the money. In the next video we will talking about the credit systems. So that आपको one by one काफ़ी बारीकियों से हर चीज़ एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो समझने में, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मनी. नो यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट व्हाट वाज द इवोल्यूशन ऑफ मनी. इन द स्टार्टिंग देयर वाज द बार्टर सिस्टम इन विच वी वर यूजिंग different types of grains or kettles as a exchange of medium. Then again comes gold. डिफरेंट क्वाइंस आए थे जिसमें कि क्वाइन सिस्टम था, वो क्वाइंस हुआ करते थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के. आफ्टर दैट वो सिस्टम गया तो बाद में आया पेपर मनी जो आज के टाइम पे है. बट चीज़ें अब वहीं तक सीमित नहीं रह गई है, अब तो डिजिटल इंडिया आ चुका है. अब पेपर के मनी कौन चल लेके चलता है साथ में, काफ़ी कम. तो दिस पेपर मनी हैज़ बीन यूज्ड नो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पेपर मनी का जो भी नोट्स आपके पास है, चाहे वो या चेक के फॉर्म में हो या डीडी के फॉर्म में हो, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक ऑल्सो लेटर ऑन. तो वो सभी सिस्टम है पेपर मनी. यू कैन नोट डाउन दिस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मनी. आफ्टर दैट केम प्लास्टिक कार्ड्स. कार्ड आजकल आ चुका है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. अब क्या होता है कि आपको पैसे के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप जाके कार्ड स्वाइप करो. कार्ड स्वाइप करोगे तो आपके जो भी अमाउंट्स होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे. तो दैट इज़ द प्लास्टिक कार्ड्स. एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स सब होते हैं यूज. उसके बाद सिस्टम आया इलेक्ट्रॉनिक मनी. व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक मनी? अब आपको पता है कि चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही है. अब नो वी यू डोंट नीड टू कीप money in your pocket, you don't need to keep plastic cards in your pocket, simply you need to keep a mobile in your pocket. सिंपली आप मोबाइल अपने जेब में रखो और मोबाइल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम का यूज करो, चाहे तो वो इंटरनेट बैंकिंग है या मनी बैंकिंग सिस्टम है. और यू कैन हैव नो UPIs ऑल्सो, अबाउट विच आई हैव ऑल्सो मेक्ड अ वीडियो, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट ऑल्सो. अब तो UPI सिस्टम है जिसमें कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब आ चुके हैं. ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, इनके थ्रू आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. और चीज़ें उससे भी ऊपर तक जा चुकी है, क्रिप्टो करेंसी तक आ चुके हैं आप. क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब होता है जो चीज़ छुपा हुआ हो, सीक्रेट मनी. आपको शायद शेयर मार्केट वगैरह या बिटकॉइंस वगैरह का अगर आपने नाम सुना होगा, इतना आइडिया नहीं हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप इलेक्ट्रॉनिक मनी तक तो समझ ही चुके हो. इसके अलावा आगे का फॉर्म क्या है कि अब कुछ मनी ऐसे जैसे बिटकॉइंस वगैरह हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं, वो मनी आपके अकाउंट्स में है, बट वो उनके रेट कम या ज़्यादा होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर इकोनॉमी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिस्टम्स. मैं इसकी बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, लीव इट. बट सिंपली यू शुड अंडरस्टैंड अप टू दिस इलेक्ट्रॉनिक मनी that money has evolved. How it has evolved? Starting with the barter system, again came gold, silver and copper coins, means metal coins were used. After that paper money came into picture. After that plastic cards came in picture like ATM card, debit card, credit card. After that electronic money has also come in the picture like Paytm, Google Pay, Phone Pay. It's different. And after that cryptocurrency has also come in picture. अभी इसका future आगे बहुत ज़्यादा है, like bitcoins has been used. So this is the system of money. Now we will talking about different modern forms of money. अब आपने पैसे की बात की. अब पैसे अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको घर में तो रखोगे नहीं, ठीक है. तो आप क्या करोगे, आपको पैसे घर में रख के चोरी होने का डर है, आप कहाँ उसको कितना स्टोर करके रखोगे. दैट्स वाई बैंक कम इन द पिक्चर एंड यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो अबाउट द बैंक. तो व्हाट पीपल डू दैट दे विल डिपॉजिट देयर मनी विद द बैंक्स. वो किस किस फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं वी विल टॉकिंग अबाउट. बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स.
आप समझने की कोशिश करेंगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस करेंसी, जो भी आपके पैसे हैं, चाहे तो जितने भी नोट्स आते हैं, तो दिस करेंसी विल हैव टू फॉर्म्स। वन विल बी पेपर फॉर्म एंड पेपर नोट्स, जो भी आपके पेपर के नोट्स आते हैं। सेकेंडली देयर विल बी क्वाइंस। तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ द करेंसी इन आवर कंट्री। दिस पेपर नोट्स एंड क्वाइंस, जो पेपर नोट्स होते हैं ये लीगलाइज्ड और लीगल टेंडर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनके बिहाफ पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा बैंक है जो कि जिसमें कि किसी भी कंज्यूमर के खाते नहीं होते हैं। इट रेगुलेट्स द इंटायर बैंक्स इन आवर कंट्री, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज देयर, like Canara Bank is there, Punjab National Bank is there, UCO Bank is there, IndusInd Bank is there, HDFC is there, ICICI is there. Different types of banking systems are in country. All the rules and regulations will be regulated by a single bank, which is the parent bank, is known as Reserve Bank of India. And this Bank of India has authority to print this paper notes. बाकी किसी भी बैंक के पास अपना मनचाहा हिसाब नहीं है कि बैठ के नोट छापते रहो। ना किसी को कोई भी ये परमिशन दिया ही नहीं गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को कि दे कैन प्रिंट द नोट्स। दिस पेपर नोट्स विल बी प्रिंटेड बाय ओनली वन बैंक, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे विल प्रिंट द नोट्स। इसके अलावा और भी डिटेल्स जो भी बातें हैं वो ज़्यादा आगे जानेंगे। तो दिस इज द करेंसी सिस्टम इन आवर कंट्री, पेपर नोट्स एंड क्वाइंस। और क्वाइंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी प्रिंट होते हैं। लेट लीव इट, आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ये पैसे जो हमारे कंट्री के अंदर हैं, इट इज़ यूनिवर्सल इन आवर कंट्री। ये एक लीगल टेंडर है हमारे देश के अंदर। कोई भी उस पैसे को मना नहीं कर सकता है कि मैं उस रुपए को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं मानूंगा। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ आवर करेंसी, कि इन करेंसीज हमारे देश के अंदर एक लीगल टेंडर है। नो वन कैन रिफ्यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस मनी, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। अब बातें करेंगे कि जो भी हमारे पास पैसे हैं, लोगों के पास पैसे हैं, वो अपने घर में रखेंगे तो नहीं, क्योंकि रखने से उनको रखने का एक तो टेंशन है, दूसरा चोरी होने का खतरा है। वो क्या करते हैं, उस पैसे को सेविंग करके बैंकों में जमा करते हैं। तो व्हाट एवर मनी दे विल हैव विथ इन देयर हैंड्स दे विल डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो डिपॉजिट्स की बात करेंगे बैंक्स के, जिसके ऊपर वीडियो भी है, समझने की कोशिश करेंगे। डिपॉजिट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपके इसमें उतना क्लियरली है नहीं, आप समझने की कोशिश करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विद द बैंक। वन इज डिमांड डिपॉजिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन इज डिमांड डिपॉजिट, सेकेंड इज टाइम डिपॉजिट। दोनों को समझें, क्लियरली समझें। वन इज डिमांड डिपॉजिट, सेकेंड इज टाइम डिपॉजिट्स। अब हमारे पास जो भी पैसे हैं वो दो तरीके से मैं बैंक्स में जमा कर रहा हूं। वन इज डिमांड डिपॉजिट, सेकेंड इज टाइम डिपॉजिट। व्हाट इज द डिफरेंस? नेम से क्लियर है। डिमांड डिपॉजिट मीन्स अ टाइप ऑफ डिपॉजिट which the bank has to give to his customers on demand basis. Clear है? It means that whenever you want money, you will go to the banks. Whatever money you have deposited with the bank, you will tell, I have deposited 1 lakh rupees in my account. I want 20,000 rupees urgent basis. Bank has to give that money to you immediately. That is the demand deposits. Because this money, whatever money you have deposited with the bank, that bank has to give to you on demand basis. Those type of deposit is known as demand deposit. तो डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? लाइक वी हैव सेविंग अकाउंट्स, वी हैव करेंट अकाउंट्स। ये सभी जो अकाउंट्स, जो भी सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, सपोज आप अपने अकाउंट्स में जाकर के 1 लाख रुपए जमा करवाए बैंक से, तो अब चाहे तो आप 1 लाख रुपए तक जितना भी मन चाहे आप वहां से निकाल, 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में उतने ही पैसे हैं, तो आप उतने ही डिमांड करोगे ना, आप उससे ज़्यादा डिमांड नहीं करोगे ना। तो दैट इज़ द डिमांड डिपॉजिट। आई थिंक इट्स क्लियर। लाइक सेविंग अकाउंट you have current accounts, that is the demand deposits. Second type of deposit I told you, that is time deposit. It means that this is a type of deposit which you cannot take from the bank on your demand basis. ये डिमांड बेसिस पे आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, इसको आप कुछ टाइम फिक्स करना पड़ेगा। लाइक यू हैव एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइक वी हैव आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 6 मंथ्स के लिए यू हैव टू फिक्स इन द बैंक। यू कैन नॉट
go to the bank and you can tell that I have 1 lakh rupees in your fixed deposit. इफ यू हैव फिक्स दैट अमाउंट फॉर 1 ईयर, आप बीच में ही जाके मुझे ये पैसे दे दो, वो नहीं देंगे. इफ दे विल गिव, देयर विल बी टर्म्स एंड कंडीशंस. आपको जितने इंटरेस्ट मिलने चाहिए आपको उससे कम मिलेंगे. हाँ, इंटरेस्ट की बात मैं आगे करूंगा. तो दिस, आप सिस्टम को पहले समझो. ये टाइम डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिसमें कि आपको एक टाइम देना पड़ता है. ऑन अ शेड्यूल्ड टाइम यू कैन टेक योर मनी बैक. within that time you cannot take your money back. With a terms and condition will be there. If you take that money back you have to take a less interest on that amount. तो लोग लेते नहीं है बेसिकली. तो आप इसी से बस समझो कि एक मनी होता है जो कि डिमांड बेसिस पे आप निकाल सकते हो, एक मनी होता है जो कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ही निकाल सकते हो. तो दोज टाइप ऑफ डिपॉजिट्स which you can take from the bank again is known as demand deposits, like saving account, current accounts. But few accounts will be with the banks which you cannot take on demand basis. On a time interval basis you can take that money back. That is known as time deposit, like fixed deposit, recurring deposits. अब अगर हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे घर में चोरी ना हो इसलिए आप जमा कर दो. आप उन बैंक के पास इतने दिन तक पैसे रखोगे, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. तो बैंक क्या करती है, इसके ऊपर हमें देती है क्या, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब आपको पता है ना, ब्याज. इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप जमा करोगे उसके अलावा आपको, सपोज 1 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किया है तो आपको 1 लाख रुपीज़ वहाँ जमा होंगे ही. बट टाइम के साथ साथ वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी ऐड होता रहेगा. उसके कुछ परसेंटेज होते हैं जो कि इंटरेस्ट हर बैंक्स अलग अलग डिसाइड करती है. और वो किसके थ्रू डिसाइड होगा, आरबीआई के थ्रू. बिकॉज आरबीआई इज द बैंक व्हिच रेगुलेट एवरीथिंग ऑफ द एंटायर बैंक्स इन आवर कंट्री. तो सपोज 2%, 3%, उन पैसे के ऊपर वो कुछ और इंटरेस्ट ऐड करके आपके अमाउंट में ऐड होता रहेगा. वो बहुत अच्छी बात है ना, आपके पैसे बढ़ते रहते हैं वहाँ पर. बट हंसने वाली ज़रूरत नहीं है, इसको मजाक, क्योंकि क्या होता है कि देर इज़ अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो. अगर आपके 100 रुपये का रेट 110 रुपये हो गया है 2 साल में, तो आप 2 साल के बाद इन्फ्लेशन को भी आप काउंट करो ना. इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई. जो चीज़ आप बचपन में, आपको याद होगा, जो कि चॉकलेट बिस्किट्स आप 5 रुपये में खरीदा करते थे, 1 रुपये में खरीदा करते थे, डैट हैज़ नो बीन डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स हो चुका है. तो जो भी कुछ पैसे आप बैंक में जमा करते हो उस पर जो इंटरेस्ट देती है बैंक, थोड़ा इस बातों को सोचना, आपको पता चलेगा आप घाटे में हो. तो डेट्स वाई दिस डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह काफ़ी आप लोग कम कर चुके हैं जमा करना. अब अलग सिस्टम्स है, उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा यहाँ पर. बट सिंपली आपको मैंने बैंक्स के डिपॉजिट की बात की कि आपको मैं और पैसे और फाइनेंशियल्स कैसे हेल्प चाहिए, तो मैं इसके लिए इस वीडियोज़ में बातें नहीं कर सकता हूँ. तो दिस इज़ द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इन विच यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स और इन द टाइम डिपॉजिट्स. हर डिपॉजिट्स पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं बैंक्स के थ्रू, कुछ परसेंटेज होते हैं जो कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड होता रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द करेंसी, दिस इज ऑल अबाउट द डिपॉजिट्स विथ मनी. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि वो पेपर करेंसीज और नोट्स तो होते ही हैं, साथ में एक चेक सिस्टम भी होता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेक पेमेंट ऑल्सो. After this we will finish the video today, and in the next video we will be talking about the loan system, credit systems. तो चेक को समझने की कोशिश करेंगे. चेक इज अ सिंपल पीस ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. इस चेक के ऊपर अगर नाम वगैरह नहीं लिखा रहे तो ये एक सिंपल पेपर है, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. मेरे पास अंबानी का चेक आ जाए या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन मुझे चेक दे दे और उसके ऊपर साइन ना हो, अमाउंट ना लिखा रहे, तो उस कोई भी वैल्यू नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उस चेक के थ्रू. बट उसने अगर मुझे बड़े बिजनेस में बोल दिया कि आप अपना नाम लिख लो और एक के ऊपर जितना चाहे जीरो लगा दो और साइन करके बस यहाँ पर दे दिया, तो बस पूरे अमाउंट पैसे आ जाएंगे हमारे अकाउंट में. तो दिस इज द पेमेंट सिस्टम ऑल्सो इन अ चेक. चेक इज सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, बट इम्पॉर्टेंस इज दैट चेक अब क्या होगा, एक तो देने वाला है और एक उस चेक को लेने वाला होगा. तो एक तो होगा जो कि जिसके अकाउंट में पैसे होंगे और एक होगा जिसको वो पैसे चाहिए होगा. तो वो क्या करेगा, अपने अकाउंट से कुछ पैसे दूसरे को देने की ज़रूरत है. सपोज आई विल टेल यू एग्जांपल. आपका अपना कोई स्कूल है, स्कूल में अगर आपको फीस देना हो तो फीस देने का तरीका क्या है कि आप या तो कैश दे दोगे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दोगे या चेक के थ्रू भी आप उसको पे कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, आपके अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपए हैं, अगर आपको स्कूल में सपोज 20,000 देना है तो आप 20,000 रुपीज़ का चेक स्कूल के नाम से आप बनवा दो. अब वो स्कूल को जैसे आप चेक प्रोवाइड करोगे तो दैट स्कूल पर्सन कैन
ड्रॉ दैट अमाउंट इधर इन द कैश और इन देयर अकाउंट। उसका क्या तरीका होता है कि अगर आपने इसके ऊपर सिंपली उसका नाम, पे का मतलब जिसको आप पे करोगे, सपोज कोई स्कूल है, उस स्कूल का नाम लिख दो, इसके ऊपर में डेट डाल दो, कितने रुपए आपको देने वो डाल दो, अमाउंट लिख दो, अपना साइन करके यहाँ पर दे दो उसको। सिंपल। आपके पास जो चेकबुक होगा, उस चेकबुक से अगर 20,000 रुपीज स्कूल्स को देने हैं, आप वो लिख कर दे दिए। देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि एक चेक में कैसे करोगे, आप यहाँ पर देख लो। पहले पे किसको करना है वो लिखो, कितने रुपए करना है वो लिखो, अमाउंट लिखो, अपना साइन मार के उसको दे दो। अब अगर आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो दोज पर्सन्स टू विच यू हैव रिटेन अ चेक, वो उस अमाउंट को कैश में ले सकता है। लेकिन अगर आपने उसको ऐसा सिंपली क्रॉस कर दिया या अकाउंट पेई करके लिख दिया, तो ये पैसे सिर्फ उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, उससे वो कैश ड्रॉ नहीं कर सकता है। तो आप यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इफ यू विल राइट अकाउंट पेई, अगर आप उसको सिर्फ अकाउंट में ही ट्रांसफर करना चाहते हो, तो थ्रू दिस चेक ऑल्सो द मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर अकाउंट ओनली, दे कैन नॉट ड्रॉ द मनी कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये चेक में समझने की जरूरत है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चेक। इसके अनदर वे एक डिमांड डिपॉजिट्स होता है, डीडी। डीडी के थ्रू भी कई जगह कॉलेज के पेमेंट वगैरह डीडी के थ्रू करने बोलते हैं। सिंपली है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप उसके नाम से जिस इंस्टीट्यूट को आपको पे करना है, यू कैन मेक अ डीडी, एंड दैट डीडी, फ्रॉम दैट डीडी दोज इंस्टीट्यूट विल विथड्रॉ मनी इधर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन देयर अकाउंट डायरेक्टली। उसका ये तरीका, जैसे यहाँ पर अकाउंट पे करके लिख दिया इसने, तो वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पे हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मनी सिस्टम इन आवर कंट्री। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। आई विल रिकॉल यू एवरीथिंग। इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू अबाउट कि मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ। पहले बार्टर सिस्टम आया, बाद में क्वाइन सिस्टम आया, बाद में पेपर सिस्टम आया, एंड आफ्टर दैट नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ बीन मूव्ड। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। देन आफ्टर आई टोल्ड यू कि जो मनी है वो किस किस फॉर्म में हमारे पास है, एज अ फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस। और ये इनको जो है कौन प्रिंट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो रेगुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी डिपॉजिट अमाउंट इन आवर बैंक्स in the two forms, in the demand deposit, in the time deposits. Demand deposit means money you can take, withdraw again on the basis of your demand, and in the time deposits you have to give some time. I have talked about it. After that I have talked about the payment, एंड आफ्टर दिस आई विल टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट सिस्टम्स। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आरबीआई जो रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम्स को, तो वो किस तरह से करती है, क्या क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाती है, कुछ सम एक्स्ट्रा थिंग ऑल्सो वी विल गेट टू नो अबाउट इट, सो डैट आपके फाइनेंशियल नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड आई थिंक दैट आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। जैसे जैसे चैप्टर्स क्लियर होगा, ख़त्म होगा, आपको और भी चीज़ें जानने को मिलेगी। That's all for today. Goodbye.